चर्चा कर रहे थे सजा याफ्ता लालू कांग्रेस की क्यों मजबूरी बने, और चुनाव के समय में जब सजा याफ्ता नेताओं से किसी तरह के गठबंधन होते हैं उसका मतलब क्या है। और सवाल यह भी कि लोकपाल पास हो गया, भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में माहौल बना, सभी पार्टियां कहती है जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है, इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए हम लोकपाल बिल हमने पास किया। सवाल उठता है क्या दागी नेता, दागदार नेता, सजा याफ्ता नेता या ऐसे नेता सांसद चुनाव लड़ेंगे, क्या पार्टियां उनसे दूर होंगी। और सवाल उठता है नफा नुकसान को देखकर पार्टियां चुनाव के समय ऐसे फैसले क्यों करती। इसी पर चर्चा कर रहे थे। उर्मिलेश एक बार इन लोगों से के पास जाए उससे पहले, क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल कंपल्सन है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है, जेडीयू हालांकि इंतजार में थी, लग रहा था, एक उम्मीद लग रही थी कि हो सकता है जेडीयू और कांग्रेस में कोई रिश्ता हो, नीतीश और राहुल ने एक दूसरे की तारीफ भी की, क्या पॉलिटिकल कंपल्सन है बिहार का मुस्लिम यादव समीकरण, लालू यादव का वोट बैंक कि कांग्रेस को चुनना पड़ रहा है अगर नीतीश और लालू में, तो सजा याफ्ता होने के बाद भी कांग्रेस सॉफ्ट दिख रही है या दिखेगी कल को अगर लालू के प्रति। तो देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में नहीं कह सकता कि कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि अखबार में जो खबरें हैं स्पेकुलेशन के आधार पर अभी तक हैं, और वो लालू प्रसाद जी का जो बयान आया है उसके हवाले हैं कुछ चीजें, उससे कुछ निकली हुई चीजें हैं। सोनिया गांधी ने उनको फोन किया वगैरह वगैरह, तो मैं नहीं जानता कि लालू प्रसाद जी और कांग्रेस में क्या होने जा रहा है। लेकिन अगर होता है जैसा आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो निस्संदेह उसका एक ही वजह होगा, वो ये कि अभी के जो मौजूदा बिहार का सियासी सूरत हाल है उसमें कांग्रेस के ऑब्जर्वर को लगा होगा कि भाई आरजेडी के साथ रहना, एलजेपी के साथ रहना, जो एक अलायंस उनका पहले एक बार था, उस तरह का एक ब्रॉडर अलायंस अगर होता है तो शायद बीजेपी की बढ़त को बिहार में रोका जा सकेगा। ये असेसमेंट एक हो सकता है। और ये सबसे बड़ी चुनौती है अभी कि बीजेपी और मोदी की बढ़त को कैसे रोके, क्योंकि मोदी ने जिस ढंग से पटना में रैलियां की, प्रेमचंद मिश्रा, उसके पास केसी त्यागी, आपके पास भी आऊंगा, मनोज झा आपके पास भी, प्रेमचंद मिश्रा, अगर लालू यादव से गठबंधन होता है तो आपको ज्यादा फायदा होगा या दिखता है, या नीतीश कुमार से होता है तो पता नहीं। हम दोनों हाइपोथेटिकल सवाल हैं, आप अगर जवाब देना चाहें हाइपोथेटिकल सवाल का, क्योंकि राजनीति में कई बार जो आज दिखता है वो 2 महीने बाद कुछ और होता है। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि गठबंधन या तालमेल विचारधारा के साथ होती है और कांग्रेस विचारधारा की राजनीति करती है। हमारा यह मानना है कि सेकुलर पार्टियों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो देश की मौजूदा हालत है, जो 2014 की चुनौतियां हैं। हम तो यह जानना चाह रहे हैं आदरणीय त्यागी जी से भी और अपने भाजपा के मित्र त्रिवेदी जी से कि आप ये बताइए कि आज जो मोहन भागवत जी का जो बयान आया है उसको लेकर आप क्या मतलब लगाते हैं। क्या केसी त्यागी जी बताएंगे कल को अगर आडवाणी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं और मोदी को पीछे करने की बात अगर हो रही है तो क्या जदयू का क्या स्टैंड होगा। और त्रिवेदी जी बताएं आखिर क्या वजह हो गया कि 2 महीने के बाद ही मोदी के जगह पर एक नया नाम फिर से आडवाणी जी का लाया गया है, इसके पीछे कौन सी पॉलिटिक्स है। क्या मोदी बीजेपी में और एनडीए में स्वीकार योग्य नहीं है, क्या एनडीए के अंदर में इसको लेकर कोई बिखराव पैदा हो रहा है क्या। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो आज मोहन भागवत जी के बयान के बाद ये चर्चा का विषय है। सुधांशु जी, विषय से विषयांतर हो गए प्रेमचंद मिश्रा जी, सुधांशु जी विषयांतर हो रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा जी, लेकिन इससे मैं सवाल पूछना चाहूंगा। लेकिन साथ में प्रेमचंद मिश्रा आपको बता दूं, आपने कहा कांग्रेस विचारधारा की पार्टी और विचारधारा के स्तर पर ही गठबंधन होता है। डीएमके, जिस डीएमके की वजह से जैन कमीशन की रिपोर्ट की वजह से सीताराम केसरी ने सरकार गिरा दी, वो डीएमके कभी एनडीए के साथ, कभी आपके साथ, कभी डीएमके के मंत्रियों पर आरोप लगे, तमाम तरह की मुश्कें कसी गई, उसके बाद भी डीएमके अंदर बाहर और आज फिर डीएम के बाद। इसलिए अगर वो इतिहास पर बात करेंगे तो विचारधारा और विचारधारा के आधार पर गठबंधन थोड़ा ठीक नहीं लगता है। लालू यादव के साथ पिछले 15-16 साल में कांग्रेस के कई तरह के रिश्ते रहे, 22 मंत्री भी बने असेंबली में, फिर खिलाफ भी लड़े, फिर अलग भी लड़े, और आज फिर क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन चलिए, आपने एक सवाल पूछा है सुधांशु त्रिवेदी जी, थोड़ा विषयांतर है, लेकिन एक सवाल तो है जो प्रेमचंद जी ने पूछा है कि आज अचानक मोहन भागवत ने नाम ले लिया, जिस ढंग से एक किस्सा सुनाकर आडवाणी जी के बारे में कि आडवाणी जी छोड़कर मत जाइएगा वरना गांव में आग लग जाएगी, तो कहीं न कहीं बीजेपी में भी एक इंतजार किया जा रहा है कि एक तो है सामने जो दिखते हैं फ्रंटमैन मोदी, और दूसरे कोल्ड स्टोरेज में आप रहें, अगर यहां कुछ संकट होगा तो आडवाणी तो है लौह पुरुष, पितामह। थोड़ा मुश्किल सवाल है सुधांशु जी। देखिए, नहीं, प्रेमचंद जी ने जो पूछा बोला है, अरे भाई मोहन भागवत जी तो परसों बोल चुके थे, आज उसको एक्सट्रेपोलेट करने की कोशिश की जा रही है एक विशेष डायरेक्शन में। और मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने जिस मंतव्य से पूछा है, विचारधारा वाली बात स्पष्ट हो गई। निश्चित रूप से ये दोनों विचारधारा में एक हैं। दोनों की विचारधारा का मैं एक उदाहरण देता हूं। इनके नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ओसामा बिन लादेन के लिए ओसामा जी कहते हैं, और लालू यादव जी जब इन्हीं की सरकार में मिनिस्टर थे यूपीए 1 में, तो उन्होंने सिमी के लिए, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
इस समय बैंड संगठन है, उसको कहा था यह एक सांस्कृतिक संगठन है। तो दोनों जिस प्रकार की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, और कांग्रेस इस समय, एक लाइन में कहूंगा, दोनों पार्टियां अपने भ्रष्ट और अक्षम प्रशासन को छुपाने के लिए सांप्रदायिक राजनीति का मुलम्मा चढ़ाकर तथा कथित सांप्रदायिक शक्तियों यानी हमको रोकने के लिए एक सुविधा की राजनीति कर रही हैं। प्रेमचंद जी का वक्तव्य, चलिए मनोज झा आपके पास आऊंगा, लेकिन सुधांशु जी आपने जवाब नहीं दिया और लालू आप इंतजार करें। अगर मोदी का रथ रुकेगा, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के नाम पर अगर सारी पार्टियां सेकुलर फोर्सेज एक होंगी तो आडवाणी जी भी पीछे से सामने आ सकते हैं। क्या ये मैसेज नहीं है मोहन भागवत के उस बयान में? देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी प्रकार की राजनीतिक विषय में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक निर्णय लेती है, जो कि संसदीय बोर्ड स्पष्ट रूप से ले चुका है। बिल्कुल नहीं करता, हमने देखा है सर। अपनी बात को इंटरप्रेट करने के लिए हमने नागपुर से लेकर झंडे वाला तक देखा है, जो उठाया, हमने गडकरी को हटते हुए देखा है, हमने नरेंद्र मोदी की ताजपोशी देखी है, हमने मोहन भागवत, भैया जोशी से लेकर और रामलाल तक तमाम लोगों से बीजेपी के नेताओं की मुलाकातों की तस्वीरें देखी है। हमने तब भी देखा है जब दिल्ली में गडकरी को बनाने से पहले कितना खेल हुआ और क्या हुआ आरएसएस मुख्यालय में। हमने तब भी देखा जब राजनाथ सिंह की ताजपोशी हुई। इसलिए जब आप कहते हैं कि आरएसएस ऐसा संगठन है जो ये नहीं करता, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। 50-60 साल से यही बोल रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, चलिए इस पर हम बहस करेंगे, फिर बहस का विषय बदलेगा। मनोज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा, यह प्रश्न पूछना मात्र ही, यह प्रश्न पूछना मात्र ही उस विचारधारा तथा गठित विचारधारा की राजनीति को जिसके लिए ये पोलराइजेशन करना चाहते हैं वो स्पष्ट कर देता है। लेकिन आपने अपना जवाब नहीं दिया, आप घुमाया, आपने जवाब नहीं दिया। मनोज आप अपनी बात कहिए, उसके बाद फिर वापस मनोज झा एक मिनट अजीत जी, एक मिनट, मैं इस बारे में त्यागी जी से भी जानना चाहूंगा कि अगर कल को आडवाणी जी आगे आते हैं तो त्यागी जी की पार्टी क्या करेगी, यह भी स्पष्ट होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। और त्रिवेदी जी ने कभी नहीं स्पष्ट नहीं किया कि आडवाणी जी को लेकर क्या छिपा एजेंडा है, क्या एनडीए में भगदड़ मच रही है। एक मिनट छोटा सा जवाब केसी त्यागी दे दीजिए, उसके बाद मनोज झा के पास जाएंगे। केसी त्यागी जी, एक फिलर जो आरएसएस की तरफ से आया है वो आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि नीतीश कुमार भी चाहते थे कि अगर आडवाणी सामने रहे तो नीतीश कुमार आज अलग नहीं होते। आज आपकी हालत यह है कि न खुदा मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। आपने कांग्रेस से उम्मीद लगाई, कांग्रेस यहां आरजेडी के साथ जा सकती है, बीजेपी से आपने रिश्ता तोड़ा। तो जो सवाल प्रेमचंद मिश्रा करें, कोई उम्मीद है अगर आडवाणी कल को आए तो आप साथ तो चले जाएंगे ना? तब तो कष्ट नहीं होगा, साले गिले शिकवे भूल जाएंगे ना त्यागी जी? मैं प्रेमचंद मिश्रा जी को कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता, ना उनसे बहस में उलझना चाहता। जनता दल यूनाइटेड ने जिस दिन ये फैसला किया था श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भाजपा से अलग रिश्ता बनाने का, उसके बाद जो है गंगा में बहुत पानी बह चुका है। हमारा वापस जाना नामुमकिन है, असंभव है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आते आते इतनी कटुता उनके द्वारा उठाए गए सवालों से भारतीय समाज में पैदा हो जाएगी कि जनता दल यूं नहीं, देश की कोई भी धर्मनिरपेक्ष कही जाने वाली पार्टी और कहने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को नहीं छुएंगी, चाहे वो श्री आडवाणी जी हो या श्री नरेंद्र मोदी जी हो। ये प्रेमचंद जी भी समझ लें और आप बहुत बड़ी बात करें, नहीं छुएगी, अनटचेबल मान रहे हैं। हालांकि आपने बहुत अच्छे रिश्ते निभाए 17 साल तक त्यागी जी। मनोज झा अपनी बात कहिए। मनोज झा नहीं, मेरी अपनी बात, खास करके एंकर साहब जब बहुत गुस्से में होते हैं तो मैं सशंकित हो जाता हूँ थोड़ा। नहीं, बिल्कुल गुस्से में नहीं सर। बस एक छोटी सी बात कहूंगा कि नहीं आजकल वैसे भी गुस्सा आभूषण है कई एंकरों के लिए। नहीं गुस्सा नहीं है सर। मैं ये कह रहा था कि बिहार की जमीनी हकीकत से ये विलग है ये पूरी बहस। और इसलिए मैं कहता हूं कि कई बार जब त्रिवेदी जी कह रहे थे अच्छा प्रशासक सांप्रदायिक राजनीति के नाम पर हम ये करते हैं, मैं समझता हूं कि कई तरह के ऐसी डरावनी चीजें पब्लिक डोमेन में आई हैं, स्नूपिंग, स्टॉकिंग साहेब, और इससे मानस छत-विछत हो रहा है। बार बार कह रहा हूं 14 का चुनाव आम नहीं खास चुनाव है, हिंदुस्तान की दो अवधारणाओं के बीच का चुनाव है। और मैं समझता हूं कि एक दल जिसको अपने बुरे दिन में भी 20% वोट था, उस दल को आप सिर्फ एक केस के, एक लोअर कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से उस दल को आप अंत्यज मत बनाइए। वो दल बिहार की मुख्य धारा में सबसे बड़ा दल है आज की डेट में।
लेकिन वो दल मुख्यधारा में तब होगी जब 2014 के चुनाव में जनता मुख्यधारा में लाएगी। 2009 में जनता ने मुख्यधारा से उसको हाशिए पर ठेल दिया जब 40 में से 4 सीटें मिली, असेंबली में 22-23 सीटें मिली। तो जनता मुख्यधारा में लाती है, जनता मुख्यधारा से निकालकर किनारे रख देती है। नहीं, मैं दावे नहीं करता, लेकिन आज आपके चैनल पे कह रहा हूं कि 2014 का चुनाव कम से कम बिहार में उस शक्ति को जिसके नाम की हवा बनाई जा रही है वो पंक्चर्ड होगी बिहार में सबसे ज्यादा। वो शक्ति पंक्चर होगी, वो शक्ति पंक्चर होगी। उर्मिलेश आपके पास आएंगे, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, वो शक्ति जिसको लालू यादव ने तो अच्छी बात कर रहे, शक्ति बोल रहे हैं, कम से कम अच्छे शब्द आपके लिए कह रहे हैं, लेकिन लालू यादव ने जो कहा कि बड़ी लड़ाई है राक्षसी सेना से, लड़ना है कालनेमी से, और कालनेमी है मोदी। तो ये सब कुछ मोदी को रोकने के लिए हो रहा है। देखिए, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना अर्थ है कि किसी जमाने में भारत की राजनीति कांग्रेस वर्सेस रेस्ट पे होती थी। आज भारत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी वर्सेस रेस्ट पे हो रही है और श्री नरेंद्र मोदी जी उसके केंद्र बिंदु में है। यह आपकी पूरी बहस से स्वतः परिलक्षित हो रहा है। चलिए उर्मिलेश, ये 5 स्टेट में है और हम 14 स्टेट में आज भी हैं। नहीं, ये बात सुधांशु जी की मैं इससे सहमत हूँ, इसके बावजूद नहीं है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी की ये बात हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन मनोज जी, सुधांशु त्रिवेदी का ये कहना कि कांग्रेस को एक तरह से जो नेशनल सीन पर उसको रिप्लेस करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक जगह तो बना ली है, जिससे कि जो लोग चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि ये 2 तरह के हिंदुस्तान की धारणाओं का चुनाव होगा, तो ये जो 2 तरह की धारणाएं हैं, जहां एक के ध्वजवाहक जो है नरेंद्र मोदी हैं बीजेपी की तरफ से, तो इस चुनाव में अब एक सवाल जरूर बनता है कि क्या केसी त्यागी की पार्टी, क्या मनोज झा की पार्टी, क्या इस तरह की पार्टियां वो अपने स्टेट लेवल के क्षेत्रीय स्तर के जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उसको इग्नोर करके या भुला करके थोड़े दिन के लिए क्या नेशनल लेवल पर भी यूनाइट होने की बात कर सकती हैं? लेकिन ये सवाल आपका जो है नेशनल लेवल पे यूनाइट होगी तो फिर क्या गठबंधन होगा, किस तरह का गठबंधन होगा, अलग अलग गठबंधन होगा क्या? कई सवाल हैं। केसी त्यागी जी, जो आपने उर्मिलेश से पूछा, उर्मिलेश ने आपसे पूछा, उसी में थोड़ा जोर दूं, चूंकि कार्यक्रम हमें खत्म करना है। अब तक ये लग रहा था कि कांग्रेस से नीतीश के रिश्ते होंगे, अब लग रहा है कि कांग्रेस से अगर आरजेडी के रिश्ते हुए तो बिहार की जमीनी हकीकत अब मान लें कि आपने ऑप्शन क्लोज कर दिया, क्योंकि थोड़ी तल्खी आप में और कांग्रेस में दिखने लगी है। आपसे सवाल कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं, आपकी भी तल्खी है। क्या मान लें कि वो चैप्टर क्लोज हो गया, या अभी खिड़कियां दरवाजे आपने खोल रखे हैं कांग्रेस से किसी तरह के गठबंधन का, या कंप्लीटली आप इसको चैप्टर क्लोज मान रहे हैं और रूल आउट कर रहे हैं, ऐसी संभावना नहीं? केसी त्यागी नहीं, ना तो कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा कहा कि हम गठबंधन करेंगे, ना जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई ऐसा था। बिहार में एक परिस्थितियां पैदा हुई थी, धर्मनिरपेक्ष दल के नाते कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में हमारी मदद की थी और कई ऐसे विधेयक आए थे जिसमें लैंड एक्विजिशन एक्ट से लेकर के कई और मामले थे जिसको लेकर के केंद्र की सरकार की हमने मदद की थी और हमने विशेष राज्य के दर्जे के लिए केंद्र सरकार से कई मौकों पर अपनी राय रखी थी। तो उन्हीं मधुर रिश्तों के हवाले से कर रहा हूं, वो मधुर रिश्ते क्या चुनावी हकीकत में, चुनावी राजनीति में वो मधुर रिश्ते दिखेंगे किसी गठबंधन के तर्ज पर, या मान लिए कि अब गुंजाइश नहीं है? भाई, अगर कांग्रेस को लालू और नीतीश में चुनना है तो अगर लालू की तरफ झुकाव है तो जाहिर है एक से अलगाव होगा। नहीं, मैं अभी ऐसा भी नहीं मानता हूं जब तक कांग्रेस चाहेगी सेकुलर पार्टियों में प्रेमचंद मिश्रा जी। तो इसका मतलब अभी गुंजाइश है? नहीं, कांग्रेस पार्टी चाहेगी, लेकिन जनता दल यूं चाहेगा कि उसमें जिन दागी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी उनसे रिश्ता रखेगी और हमसे रखेगी, तो ऐसा कैसे संभव हो पाएगा? प्रेमचंद मिश्रा जी, वक्त की कमी है, कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं। एक सवाल जो केसी त्यागी ने कहा, सवाल यही उठता है कि अगर राहुल गांधी अगर हाई मोरल ग्राउंड लेते हैं, कांग्रेस के तमाम नेता अगर हाई मोरल ग्राउंड लेकर संसद में बातें करते हैं, भाषण देते हैं, बयान देते हैं, लोकपाल की वकालत करते हैं, लोकपाल पास करते हैं, सवाल उठता सजा याफ्ता लालू यादव। फिर यहीं से कार्यक्रम खत्म करना चाहता हूं। सजा याफ्ता लालू यादव के साथ किसी तरह का चुनावी गठबंधन होता है तो चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, तो साफ साफ ये माना जाएगा कि आपने जो कुछ कहा वो दिखावा था। चुनाव में आपको जरूरत सत्ता में आने के लिए है या मोदी से मुकाबले के लिए है, तो चाहे सजा याफ्ता हो, दागदार हो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, श्री राहुल गांधी की सोच स्पष्ट है
वो राजनीति में सुचिता चाहते हैं। उन्होंने अपनी सरकार के पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर और पार्टी के बाहर भी तो सुचिता चाहते हैं तो आप बोल दीजिए सुचिता का क्या मतलब है? हिंदी में सुचिता का मतलब होता है साफ सफाई। अगर सुचिता चाहते हैं तो आप ये कहने की स्थिति में क्यों नहीं है कि फिर किसी दागदार नेता, दागदार पार्टी से या दागदार लालू यादव से, सजा याफ्ता लालू यादव से कोई रिश्ता नहीं होगा? फिर ये कहिए। कांग्रेस अपनी पार्टी के बारे में बात कर सकती है। हम अपनी पार्टी में सुचिता की बात करते हैं। हम किसी पार्टी से बाहर आपको कोई मतलब नहीं करने जा रहे हैं। गठबंधन होगा भी, नहीं दिखता है। गठबंधन होगा, दूसरे पार्टी पर हमारा नियंत्रण नहीं है। कांग्रेस में हमने किया है, अपनी सरकार में किया है, जो भी दागी हुआ उसको बाहर किया है। कोई आरोप लगाए तो उसको मैंने जांच करवाया है, जेल भेजा है। ये हमने उदाहरण दिया और हमने एक से एक कानून बना के दिया है। नहीं, बहुत अच्छा कानून बनाया आपने। नियत पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी जी बिल्कुल आगे जा रहे हैं। चलिए संक्षिप्त, मनोज झा, कार्यक्रम खत्म करना, 30 सेकंड में एक रिएक्शन। क्या आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस के साथ आरजेडी का गठबंधन हो? क्या आरजेडी हाईकमान लालू यादव चाहते हैं, या आप मानते हैं कि हम जैसे 2009 में अलग थे हम वैसे ही अलग रहेंगे, या आपने दरवाजे खोल रखे हैं? नहीं, देखिए, दरवाजे और खिड़की की बात नहीं है। हम लगातार ये कह रहे हैं कि 2014 का चुनाव हमें कई मामलों में आशंकित करता है, क्योंकि देखिए, चुनाव जीतना, सीटें बढ़ना घटना अलग मसला है, लेकिन ये सचमुच बता रहा हूं, जाके कई हलकों में देखिए, लोग आशंकित हैं कि हिंदुस्तान की सूरत क्या होगी 2014 में, अगर मीडिया में जो एक खास किस्म की लहर दिखाई जा रही है। और उस लहर को रोकने के लिए मैं समझता हूं तमाम सेक्युलर पार्टीज को बिहार में पता है कि हायर मैट्रिक्स हमारा है, हमारे इर्द गिर्द आए और चुनाव लड़े। चलिए, कार्यक्रम को यही खत्म करना पड़ेगा। सेकुलर ताकतों की एकजुटता, धर्मनिरपेक्ष ताकतों की एकजुटता, मोदी को रोकने के लिए सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुटता, ये सब एकजुटता और ऐसे शब्दों के जाल में क्या अगर अलग अलग तरह के ऐसे गठबंधन होते हैं, ऐसे दागदार नेताओं से गठबंधन होते हैं, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे येदुरप्पा हो, चाहे सजा याफ्ता लालू यादव हो, तो क्या बीजेपी और कांग्रेस को ये कहने का हक है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पार्टियां एकजुट हैं और ये पार्टियां चाहती है देश से भ्रष्टाचार खत्म हो? इन्हीं सवालों के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।